वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक्स एंड कमेंट्स कर दो। एपिसोड 136 तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस। तुम बेड पर अच्छे हो, जिसे देख रोही हैरानी से रोहन को देखी। तभी रोही रोहन को देख बोली, रोहन क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो, मुझे काम है। तभी रोहन बिना किसी इमोशन के रोही से कोल्ड वॉइस में सीधा पूछ, बेबी तुमने अपने को कजन का नाम नहीं बताया। जिसे सुन रोही हैरानी से रोहन को देखी। रोही रोहन को देख हकलाते हुए बोली, रोहन तुम जो सोच रहे हो वह गलत है। मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। रोही को पता था रोहन का गुस्सा कैसा है, इसलिए वह रोहन को शांत करने की कोशिश करती है। बेबी मैं तो कुछ बोला ही नहीं रहा, मैं तो पूछा तुम्हारी कजन का नाम क्या है। रोहन आई कैन। बेबी क्या उसका नाम माय बनी है? जिसे सुन रोही शांति खड़ी रह जाती है। बोलो ना बेबी, उसका नाम यही है। इस वक्त रोहन की आवाज सर्द हो चुका था। जिसे सुन रोही अपनी आंखें मूंद गहरी सांस ली आंखें खोल बोली, उसका नाम अभिषेक भाटिया है और वह मेरा कजन नहीं होने वाला हस्बैंड है। जिसे सुन रोहन का ओरा डरावना हो चुका था। तभी रोही घबराते हुए रोहन को शांत कर बोली, रोहन मैं तुम्हें बताने वाली थी। तभी उसकी चीख निकल गई, तुम सिर्फ मेरी हो, अगर दूसरे के बारे में सोचा तो सिर्फ मौत। तभी उसे रूम में कुछ टूटने की आवाज आती है। वही रोहन अपनी लाल नजरों से रोही को देखता। तभी रोहन की पकड़ रोही के गले पर ढीली पड़ जाती है। वही रोही अपने हाथों में टूटे हुए वास के टुकड़े को देखती है। फिर रोहन को देखती है, जिसकी सर से खून की धारा बहने लगती है। जिसे देख रोही अपने होठों पर हाथ रख लेती है। वही रोहन रोही के ऊपर गिरने को होता है। तभी रोही तुरंत रोहन को खुद से दूर धक्का दिया सोफे से उठ जाती है। रोही डरते हुए अपने हाथ में उस फ्लावर वॉश को पकड़े हुई थी। वही रोहन रोही को खुद से दूर जाता देख खुद को संभाल सोफे पर बैठने को कोशिश कर अपने सर को छूता है, जहां से खून बह रहा था। तुम सही में एक पागल सन की इंसान हो। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी? तुम गरीब फटीचा इंसान के साथ। तुम लोग की यही बेकार आदत है। थोड़ा हाथ क्या बढ़ाओ, पूरा पाने की चाहत रखते हैं। ये नहीं कि अपनी जवानी मेरे साथ एंजॉय करो, साथ ही कॉलेज लाइफ और अपनी नाइट एंजॉय करो मेरे साथ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी कर बच्चे एट ऑल करने हैं। टिपिकल थिंग। जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसका नाम अभिषेक भाटिया। भाटिया एंटरप्राइज का इकलौता वारिस, जिसकी तुमने आज तक मैगजीन सिर्फ फोटो देखी होगी। उसके पास पता है तुम्हें कितना पैसा है, जितना तुम अपनी पूरी कमाई भी लगा दो, क्या 7 जन्म भी ले लो ना तो भी नहीं काम पाओगे। तुम्हारे पास एक घर के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसके पास मुंबई जैसे शहर में 2 विला, एक पेंट हाउस और फॉरेन में उसका खुद का विला, बड़ी सी कंपनी अच्छी जैसी मुझे लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, सब कुछ तुम्हारे पास क्या है? फिर रोही रोहन को देख बोली, हाँ एक तुम्हारी एक चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी हॉट बॉडी और तुम्हारी स्मार्टनेस और तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस। इसीलिए तो मैं स्कूल से कॉलेज तक तुम्हें पाने की चाहत रखती रही। जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया, जिससे मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि तुम जैसे 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड मुझे रोही बजाज को रिजेक्ट करो, जिस वजह से तुम मेरी जिद बन गए थे और आज मैंने तुम्हें पा लिया। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम्हें मैं कोई भी कमी नहीं रहती, लेकिन बट तुम्हारे पास वही चीज नहीं है और उसके बिना ये दुनिया कुछ भी नहीं है। टेंशन मत लो, शादी के बाद भी तुम मेरे बैड पार्टनर बनकर रह सकते हो। कभी कभार आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है बेड पर तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, इसलिए तो मैं तुम्हारी इतनी दीवानी हूँ। इस वजह से अभी तक नहीं छोड़ा। रोही की इतनी घटिया बातें सुन रोहन चेहरा खून से भर चुका था, साथ ही उसकी आंखें भी सुर्ख लाल थी। तभी रोहन अपनी लड़खड़ाती कदमों से उठ रोही की तरफ कदम बढ़ा, बोला, तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है ना बेबी? वही रोहन को अपने करीब आता हुआ देख रोही उसे कांच दिखा बोली, पीछे वो बोला ना, मेरे करीब मत आओ रोहन, वरना मैं इतना केवल टूटा हुआ फ्लावर वास रोहन को दिखती है। लेकिन रोहन अपने लड़खड़ाते कदम रोही की ओर बढ़ा रहा था, जिसे देख रोही अब रोहन से डर लगने लगा था। वो तुरंत पीछे पलट वहां से भागने की होती है। तभी उसका गलती से कांच के टेबल से पैर टकरा जाता है, जिस वजह से रोही खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे फ्लोर पर जा गिर है। वही रोही के हाथ में को टूटा हुआ फ्लावर वाश था। गिरने की वजह से वह सीधा रोही के पेट में जा घुसता है, जिससे रोही की चीख उस अपार्टमेंट में गूंज उठती है। कुछ ही पल में फ्लोर पर खूनी खून फैल चुका था, जिसे देख रोहन की आंखें बड़ी हो जाती है। वही यह सब इतनी जल्दी हुआ था,
कि रोहन को कुछ समझ ही नहीं आता। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से रोही की तरह बढ़ चीख, बेबी रोही। वह फ्लोर पर बैठ रोही को गोद में ले सीधा करता है। वही रोही की आंखें दर्द की वजह से लाल हो चुकी थी। रोहन रोही के चेहरे को दोनों हाथों में थाम पकड़ बोला, बेबी वेकअप। लेकिन रोहन के सर में चोट लगने की वजह से उसे खुद अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर वह तुरंत अपना सर झटक आंख खोलने की कोशिश करता है। तभी रोहन की नजर रोही के पेट पर जाती है, जहां उसके पेट में टूटा फ्लावर्स घुसा हुआ था, जिसे देख रोहन अंदर तक कांप जाता है। तभी रोही दर्द से तड़पते हुए अपनी पकड़ रोहन की शर्ट पर मजबूत कर बोली, रोहन बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। जी से सुन रोहन रोही को अपनी गीली आंखों से देख खुद होश में रखे हुए रोही को देख बोला, शश बेबी मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कह रोही के पेट से उस टूटे फ्लावर वाश को निकाल देता है, जिससे रोही की चीख निकल उस पेंट हाउस में गूंज उठती है। रोहन तुरंत अपनी शर्ट उतार रोही के पेट पर बांध उसे अपनी गोद में उठा पेंट हाउस के बाहर के लिए निकलता है। वो दरवाजा खोल बाहर जाता, तभी उसे दरवाजे के पास 24 साल के आसपास लड़का दिखता है, जिसे इग्नोर कर रोहन अस्पताल के लिए भागता है। एंड द पास्ट। रोहन अभी भी रोही को ग्लास विंडो से देख रहा था, जहां रोही हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए रो रही थी। तभी रोहन गुस्से से अपनी नजरें वहां से हटा विंडो पर कर्टन लगा देता है। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बेबी। इतना कह रोहन अपने पेंट की पॉकेट से फोन निकाल किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से फोन उठाते ही रोहन अपनी सर्द आवाज में बोला, मुझे रोही बजाज की पूरी 10 साल पहले से ले अभी तक की हिस्ट्री चाहिए, एक एक चीज की। जी से दूसरी तरफ का शख्स सुन बोला, जी बॉस काम हो जाएगा। तभी रोहन फिर से कड़कती से बोला, और हाँ वह अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोग के जॉब पर आखिरी दिन होगा, साथ ही इस दुनिया में भी। इतना कह रोहन बिना दूसरे तरफ की बात सुन फोन कट कर अपनी जेब में रख वह अपने कदम अपने बेटे की बैग की ओर बढ़ा। रौनक के सोते चेहरे को गौर से देख गुस्से से बोला, तुमने बहुत गलत किया बेबी, मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर। इतना कह वो रौनक के चेहरे को सहला झुक चूम लेता है। एपिसोड 137। कबीर तुम आयशा से शादी कब कर रहे हो? वही कार के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। आयशा थकी हुई कबीर की गोद में आराम से सो रही थी। वही कबीर ने आयशा अपने कोट से कवर किया हुआ था, साथ ही वो लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी कबीर की कार कपूर विला के एंट्रेंस के पास आकर रुकती। एंट्रेंस का दरवाजा खुलता है, कारों का काफिला कपूर पैलेस के अंदर चल देता है। पार्किंग लॉट में कबीर आयशा को अपनी गोद में आराम से उतरता है, पैलेस की एंट्रेंस और बढ़ देता है। वही आयशा नींद में अपने दोनों छोटे हाथ कबीर के गले में बंधे हुए कबीर के सख्त सीने पर अपना चेहरा रखे आराम से सो रही थी। इस वक्त उसका गुलाबी चेहरा थकान और प्रेगनेंसी की वजह से अलग ही ग्लो कर रहा था। कबीर उसके चबी गुलाबी गालों को देखे बिना एक पाल गवाए चूम लेता है। वही वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। आयशा को नींद में कोई रिएक्शन न करता देख कबीर अपनी नीली आंखें छोटी कर उसके हल्के सूजे हुए गुलाबी होठों के चूम उसके दोनों गुलाबी गालों को बारी बारी फिर से चूम लेता है। वही आयशा नींद में कसमसाते हुए बोली, ई। इतना कह वो अपने गालों को पोंछ कबीर के सीने में दोबारा से घुस जाती है, जिसे देख कबीर की आंखें छोटी हो जाती है। कबीर आयशा को इस तरह गोद में दिए कपूर मेंशन के हाल में आता है। हॉल के अंदर का नजारा देख कबीर की आंखें पहले की तरह ठंडी और सख्त हो जाती है। सामने एक तरफ सोफे पर राजवीर और पायल बैठे थे, तो वही दूसरी तरफ वंश और सुहाना बैठी हुई थी। वही वंश का मुंह बन जाता है कबीर की गोद में अपनी बेटी को देख। तभी राजवीर अपनी ठंडी आवाज में बोला, कैसी है हमारी पोती? जिसे सुन कबीर घूर के अपने डैड को देखा। तभी पायल राजवीर को घूरते हुए बोली, किसने कहा आयशा के पेट में तुम्हारी पोती है? मेरा पोता भी हो सकता है। जी से सुन राजवीर घूर के पायल को देखा। मेरी माय लिटिल प्रिंसेस पोती है। तभी सुहाना बीच में बोली, कैसा रहा आयशा का चेकअप? सब नॉर्मल है। जिसे सुन कबीर अपना सर हिला, जी बड़ी मॉम, बेबी और मॉम दोनों हेल्दी और ठीक है। तभी राजवीर की नजर अपने बेटे की कपड़ों पर जाती है, जो आज पिंक कलर के कपल सेट कपड़े में था। वही आयशा भी उसी से मैच करता हुआ पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। जिसे देख राजवीर घूर के कबीर को देख बोला, और ये तुमने क्या पहना हुआ है? तभी सोती हुई आयशा की पकड़ कबीर के गले पर कस जाती है, जिसे महसूस कर कबीर की आंखें छोटी हो जाती हैं। तभी पायल भी गौर कर कबीर को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोली,
चीकू बेटा तुमने क्या पहना हुआ है? वही कबीर अपनी मॉम को घूर के देखता है, जो उसे चीकू कह रही थी। तभी पायल अपनी जगह से खड़ी हो और अपने बेटे को घूर के देख बोली, बचपन में तुम्हारे लिए थोड़ी अलग कलर की कपड़े क्या ला देती, ब्लैक कलर के कुछ अलग शेड क्या हो जाते तो तुम उसे डस्टबिन में फेंक दिया करते थे और बोलते थे मॉम आई डोंट लाइक दिस, और आज तुमने ऊपर से ले नीचे गुलाबी गुलाबी पहना हुआ है। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद माँ से ज्यादा बेटों के लिए बीवी प्यारी हो जाती है। जिसे सुन कबीर बुरी तरीके से अपनी मॉम को घूरा। वही सुहाना मुंह बनाते हुए पायल के हाथ को खींच सोफे पर बैठाते हुए बोली, चल अपना ये ड्रामा करना बंद कर। तुझे खुद के दिन याद नहीं है क्या जब तूने राजवीर भाई को अपनी जिद पूरी करवाने के लिए टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनवाया था। जिसे सुन पायल अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है, धीमी आवाज में बोली, बच्चों के सामने क्या बता रही है? मैं तो मजे ले रही थी, मेरे बेटे की टांग खींच रही थी। ऐसे मौके थोड़ी बार बार मिलते हैं। वैसे तूने बात तो सही याद दिलाई, कैसे मैंने उस टाइम वीर को टेडी बियर पहनाया था, जिसे याद का मेरा आज भी मन कर रहा है कि मैं वीर को फिर से उस टेडी बियर में देखना चाहती हूँ। इतना कह वो राजवीर की तरफ देखी, जो उसे राजवीर उसे बुरी तरीके से घूर रहा था। नो डॉल। तभी कबीर ठंडी लहजे में बोला, मॉम मैं प्रिंसेस को ऊपर हमारे रूम में सुला के लिए जा रहा हूँ। जिसे सुन सभी घर वाले कबीर को देखने लगते हैं। तभी राजवीर अपने सख्त चेहरा के साथ कड़क लहजे में कबीर को देख बोला, प्रिंसेस तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जिसे सुन कबीर की पकड़ आयशा पर टाइट हो चुकी थी। तभी राजवीर अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम आयशा से शादी कब कर रहे हो? जिसे सुन कबीर कैजुअल बोला, डेड मैंने प्रिंसेस से पहले शादी कर ली है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम लिली हस्बैंड वाइफ है। जिसे सुन राजवीर आंखें छोटी कर सर्दावाज एक बोला, क्या तुम्हारे बाप ने पैसे इसीलिए कमाई थी जिसे तुम चुपके जा शादी करो? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। फिर राजवीर ऑर्डर देते हुए बोला, मेरी पोती के आने से पहले तुम्हें उसे अच्छे से अपना नाम पूरी दुनिया के सामने देना होगा, इसलिए तुम्हारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ 1 हफ्ते के अंदर होगी। तभी आयशा यहाँ बहू बन के इस घर में आएगी। कल तुम्हारी सगाई एक पार्टी के थ्रू शादी की डेट अनाउंस करेंगे। अपने डैड की बात सुन कबीर कुछ नहीं कहता। तभी वंश बीच में बोला, लेकिन मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं अपनी बेटी का शादी इस पत्थर दिल इंसान से करूंगा। जिसे सुन कबीर के साथ वहां पर बैठे सोफे पर तीनों लोग वंश को घूरने लगे। तभी वंश अपनी जगह से उठ बोला, और मेरी बेटी मुझे वापस दो, मैं उसे लेने आया था सिंघानिया विला के लिए। वही कबीर वंशु की बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वह बिना किसी पर ध्यान दिए आयशा को अपनी गोद में लिए वह अपनी रूम की ओर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। कबीर को ऐसे इग्नोर करता जाता देख वंश अपने हाथों की मुट्ठी बना बोला, इस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे इग्नोर करें, अपने होने वाले ससुर की डिसरिस्पेक्ट करें। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना कह वो पीछे मुड़ता है, जहाँ तीनों लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे उसकी बातों से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह लोग कल की पार्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वही कबीर आयशा को ले अपने रूम में एंटर होता है। तभी कबीर आयशा को बैग की ओर ले जाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, प्रिंसेस वेकअप, आई नो तुम जाग रही हो। जिसे सुन आयशा अपनी आंखें बंद किए बिना किसी हलचल के उसी तरह सोई रहती है। जिसे देख कबीर के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। तभी कबीर आयशा को बेड पर लेटा उसके ऊपर आ जाता है। तभी कबीर आयशा के ऊपर उसके चेहरे पर झुकते हुए गालों को चूम अपने सख्त हॉट आयशा येलो पर रख लीक कर सेडेक्टिव वॉइस में बोला, अगर प्रिंसेस तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कह कबीर अपने हाथ आयशा की शर्ट के अंदर ले जा उसकी पेट को सेंसुअली से हिलाने लगता है। जिसे महसूस कर आयशा की पकड़ बेडशीट पर टाइट हो जाती है। जिसे देख कबीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। कबीर आयशा की चेहरे को स्निफ कर उसके गालों पर होठों को चूमते हुए बोला, लेट्स स्टॉप प्रिंसेस। अचानक से कबीर आयशा के चेहरे से दूर हो जाता है। जिसे महसूस कर आयशा आंखें बंद किए बेचैन हो जाती है। तभी कबीर आयशा की टी शर्ट के अंदर अपना चेहरा घुसा देता है। जिसे महसूस कर आयशा की आंखें तुरंत खुल जाती है। वही कबीर अपने होंठ आयशा की पेट पर सेंसुअल चलाते हुए चूमते हुए होले होले हॉट ऊपर की ओर बढ़ता है। जिससे आयशा अपनी पकड़ बेडशीट पर टाइट कर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी कबीर उसकी उभार हुए अन पर अपनी होठों की हरकतें बढ़ा देता है। जिसमें महसूस कर आयशा करहा उठी।
वो तुरंत अपनी टी शर्ट को ऊपर कबीर के चेहरे को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर अपना काबू खो बैठा था। कुछ ही पल में वह आयशा की सिसकियां रूम में गूंज उठती है। कुछ वक्त आयशा का गुलाबी चेहरा पसीना से भरा हुआ था। वही कबीर आयशा के पेट में अपना चेहरा रब करते हुए साइड में लेटा हुआ था। उसने अपना बॉडी वेट आयशा के पेट पर न के बराबर दिया हुआ था। क्यों लगता है कि रोही गलत नहीं हो सकती? उसकी कोई मजबूरी होगी। क्यों लड़कियां कभी चीट नहीं करती, हमेशा लड़के ही चीट करते हैं। एपिसोड 138 वो सिर्फ तुम ही मुझे दे सर्टिफाई कर सकती हो। कबीर आशा के चेहरे को स्निफ कर उसके गालों पर होठों को चूमते हुए बोला, लेट्स टॉक प्रिंसेस। अचानक से कबीर आयशा के चेहरे से दूर हो जाता है, जिसे महसूस कर आयशा आंखें बंद किए बेचैन हो जाती है। तभी कबीर आयशा की टी शर्ट के अंदर अपना चेहरा घुसा देता है, जिसे महसूस कर आयशा की आंखें तुरंत खुल जाती है। वही कबीर अपने होंठ आयशा की पेट पर सेंसुअल चलाते हुए चूमते हुए होले होले हॉट ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे आयशा अपनी पकड़ बेडशीट पर टाइट कर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। तभी कबीर उसकी उभार हुए अंग पर अपनी होठों की हरकतें बढ़ा देता है, जिसमें महसूस कर आयशा करहा उठी। वो तुरंत अपनी टी शर्ट को ऊपर कर कबीर के चेहरे को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर अपना काबू खो बैठा था। कुछ ही पल में वह आयशा की सिसकियां रूम में गूंज उठती है। कुछ वक्त आयशा का गुलाबी चेहरा पसीना से भरा हुआ था। वही कबीर आयशा के पेट में अपना चेहरा रब करते हुए साइड में लेटा हुआ था। उसने अपना बॉडी वेट आयशा के पेट पर न के बराबर दिया हुआ था। वही आयशा कबीर के बालों में अपने हाथ घुसा सहला रही थी। तभी आयशा मुंह बनाते हुए बोली, आशु। कबीर डीप वॉइस में बोला, हम प्रिंसेस। जिसे सुन आयशा आगे बोली, तुम ना अब ये सब हरकतें करना बंद कर दो, अब बेबी आने वाली है। जिसे सुन कबीर के होठ आयशा की बेली को चूमते हुए रुक गए। तभी आयशा की चीख निकल जाती है, क्योंकि कबीर उसके पेट पर बाइट कर लिया था। कबीर अपनी आंखें सख्त कर आयशा को घूरते हुए बोला, मेरा प्यार करने का तरीका किसी के आने से नहीं बदलने वाला। जिसे सुन आयशा घूर के कबीर को देखी, फिर अपने बेली को देखी, जिस पर बाइट के निशान थे। जिसे देख आयशा कबीर को अपने ऊपर से धक्का दे गुस्से से घूरते हुए चिल्ला के बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को काटने की? इतना क्या वो कबीर से दूर हो अपने पेट को सहलाने लगी। जिसे सुन और देख कबीर आयशा को बुरी तरह घूरने लगा। कबीर आयशा को अपने करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा गुस्से में कबीर से उतना ही दूर होने की कोशिश करती है। वो बेड पर पीछे की ओर खिसकती है, जिसे देख कबीर की आंखें सर्द हो जाती है। तभी कबीर उतनी ही फुर्ती से आयशा के हाथों को पकड़ अपनी और एक झटके से खींचना है, जिससे आयशा सीधी कबीर के मजबूत सीने में आ गिरती थी, जिससे आयशा की हल्की से चिक निकल जाती है। कबीर आयशा को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ उसे अपने से एकदम करीब कर अपने सर्द आवाज में बोला, प्रिंसेस तुम अच्छे से जानती हो, तुम चाह कर भी मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, तो फिर यह कोशिश क्यों करती हो? तभी आयशा कबीर की बाहों में रोने लगती है। जिससे सुन कबीर अपने हाथों की मुट्ठी कश आंखें मूंद लेता है। उसे सबसे ज्यादा इफेक्ट है आयशा की आंसू ही करते थे। तभी आयशा रोते हुए कबीर के सीने में मारते हुए बोली, हर बार अपनी मनमानी करते हो, जाओ मैं भी शादी के लिए मना कर दूंगी, मैं भी देदा के सपोर्ट में हो जाऊंगी। जिसे सुन कबीर की आंखें छोटी हो जाती है। वह आयशा के बाल को प्यार से सहलाते हुए अपने कोल्ड वॉइस में बोला, प्रिंसेस वी आर ऑलरेडी मैरिड, अब तुम चाहकर भी मुझसे अलग नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है। जिसे सुन आयशा अपना चेहरा कबीर के सीने से निकाल अपनी गली आंखों से कबीर को देख सुबकते हुए बोली, लेकिन हमारी शादी दोबारा होगी। हॉल में बड़े डैड और मोम सभी लोग तो हमारी शादी की बात कर रहे थे। जिसे सुन कबीर की नीली आंखें छोटी हो जाती है। वह आयशा की गालों पर अंगूठा रख आंसुओं को पोंछ ठंडे लहजे में बोला, प्रिंसेस तुम तो उस वक्त सो रही थी ना। जिससे सुन आयशा अपनी आंखें कबीर से चुराते हुए इधर उधर देख बोली, वो क्या प्रिंसेस? इतना कह कबीर उसके दूसरे गालों पर से आंसू पोंछ चेहरा अपनी तरफ कर एकदम करीब करता है। तभी आयशा फिर से जोरों से रोते हुए बोली, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ, तुम मुझे शादी के लिए मनाने की जगह मुझसे ये सब सवाल कर रहे हो। इतना कह वह अपना चेहरा दोबारा से कबीर के सख्त सीने में धंसा। अपनी गीली नाक कबीर के शर्ट में अच्छे आवाज कर पोंछ अपने हाथों की छोटी सा मुक्का बना कबीर के सख्त सीने में घुसा मारने लगती है। वही कबीर आयशा को अपनी शर्ट में यूं नाक पोंछता हुआ देख बुरी तरीके से आयशा कपूर अपने दांत पीसते हुए खुद को कंट्रोल कर बोला, प्रिंसेस तुम इतनी बड़ी होने के बाद भी अनहाइजीनिक क्यों हो?
तो तुम बच्चे को कैसे संभालोगी? जिसे सुन आयशा और जोरों से रोते हुए कबीर के सीने में मुंह के बरसने लगी। जिसे देख कबीर के होठों के कोने मुरझाते हैं। वह हल्का सा मुस्कुरा देता है जो कुछ पल के लिए थे। तभी कबीर फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, प्रिंसेस, तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें लाकर दूंगा जिससे तुम मुझसे शादी की मान जाओ। जिसे सुन आयशा अपना चेहरा कबीर के सीने से निकाल आंखों में चमक लिए मुस्कुरा के बोली, क्या सच्ची? वही आयशा के पल पल बदलते रिएक्शन को देख कबीर की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह कुछ देर पहले उससे गुस्सा थी। फिर कुछ देर बाद वह जोरों से रोने लगी, फिर अब मुस्कुरा रही थी। वही आयशा की मूड स्विंग प्रेगनेंसी की वजह से होते जा रहे थे। वही कबीर उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, खुशी से चाहते हुए कबीर को देख पूरी, तुम्हें पता है मुझे ना भी स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही है। लाइक स्पाइसी चिकन नूडल्स, उसी के साथ 2 गुलाब जामुन और चटपटी सी चाट, साथ ही खट्टी मीठी इमली। ये कहते वक्त आयशा के मुंह में पानी आ जाते हैं। वह अपना सलाइवा घटक होठों को लिखकर आगे बोली, और मुझे। तभी कबीर अपनी इंडेक्स फिंगर आयशा के गुलाबी होठों पर रख अपनी कड़क आवाज में बोला, एकदम चुप प्रिंसेस, तुम्हें इनमें से एक भी अनहाइजीनिक फूड नहीं मिलेगा। जिसे सुन आयशा अपनी आंखें खोल कबीर को देखी, जो अपने खानों के ख्यालों में खोई हुई थी। वह कबीर को घूर के बोली, लेकिन मुझे तो यही खाना। जिसे सुन कबीर आयशा को बुरी तरीके से घूरने लगता है। प्रिंसेस, तुम बहुत ज्यादा जिद करती हो, लेकिन तुम्हारी हेल्प ले मैं कोई भी चीज नहीं करने वाला जो तुम्हें नुकसान पहुंचा है। जिसे सुन आयशा की आंखें फिर से गीली हो जाती है। वह कबीर को देख रुवासी आवाज में बोली, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरी सारी बातें मनोगे, जिससे मैं तुमसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। आयशा को फिर से रोता हुआ देख कबीर के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वह आयशा को अपनी गोद में लिए उसी तरह बेड पर लेट जाता है। फिर एक गहरी सांस ले बोला, ठीक है, तुम्हें इनमें से सिर्फ 2 चीज मिलेगी। जिसे सुन आयशा अपनी चमकती हुई आंखों से कबीर को देखी। तभी कबीर आयशा को अपनी गोद में लिए बोला, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें तो शादी सिर्फ मुझसे ही करनी होगी और मेरा ही बनकर रहना होगा। इतना कह कबीर आयशा और खुद पे ब्लैंकेट डाल कवर कर लेता है और अपने हाथ आयशा के बैक पर रब कर सेंशुअली चलाने लगता है। जिसे सुन आयशा न समझी में कबीर को देख बोली, तुम्हें क्या चाहिए आशु? तभी कबीर अपने हाथ आयशा की पीठ पर चलाते हुए डीप वॉइस में बोला, वो सिर्फ तुम ही मुझे दे सर्टिफाई कर सकती हो। कबीर की ऐसी बातें सुन आयशा को कबीर के इरादे समझ आने लगे थे, लेकिन वह अनजान बनते हुए हकला के बोली, क्या आशु? आयशा को ऐसे हकला के बोलता देख कबीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वह अपनी सेडेक्टिव वॉइस में बोला, वह तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इतना कह कबीर तुरंत आयशा को अपने नीचे कर लेता है और अपने सख्त हॉट आयशा की सॉफ्ट होठों से जा मिलता है। वही कबीर ने ये सब इतनी जल्दी किया था, जिसे देख आयशा की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी कबीर अच्छे से दोनों ब्लैंकेट में कवर कर अपनी मनमानी करना चालू कर देता है। वही खुराना हाउस में इस वक्त प्रिया खुराना की कमरे के बाहर उसके माँ बाप उसे दरवाजे को खटखटाते हुए बोले, प्रिया बच्चा दरवाजा खोलो, हुआ क्या है, हमें बताओ तो सही, तुम हमें ऐसे डरा रही हो। तभी प्रिया के डैड महेश खुराना भी अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए बोली, हाँ बच्चा पहले बताओ तो सही, ऐसे गुस्सा से करने। तभी जोरों से प्रिया की चीखने की आवाज आई, कबीर। तभी दरवाजे पर एक वाश अलग टूट जाता है। वह तो ये बात अच्छी थी, दरवाजा बंद था, वरना वह वाश सीधा उनके ऊपर आ लगता। वही इस वक्त रूम के अंदर का माहौल और भी ज्यादा खराब था। फर्श पर पूरे वर्ल्ड फेमस नर्स शोपीस टुकड़ों में टूटे हुए सामान, महंगी महंगी सामान सभी चकनाचूर हो फ्लोर पर पड़े हुए थे। वही प्रिया दोबारा से जोरों से चीखते हुए एक फोटो फ्रेम को उठा नीचे जमीन फ्लोर पर फेंक देती है, जिसे उस फोटो फ्रेम की कांच की टूटने की आवाज उस रूम में गूंज उठती है। उस टूटे हुए फोटो फ्रेम को प्रिया घूरते देखी, जिसमें कबीर की फोटो थी। तभी प्रिया फ्लोर पर कांच के टुकड़ों के बीच बैठ चीखते हुए बोली, कबीर सिर्फ मेरा है, तुम मुझे उसे कभी दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती आयशा सिंघानिया, कभी नहीं। इतना कि वह उस टूटे हुए फोटो फ्रेम से कांच के टुकड़े को अपने हाथों से हटाने लगी, जिसे उसके हाथों कटलक खून बहने लगा। फिर वह कबीर के फोटो को देख बोली, कबीर तुम सिर्फ मेरे हो, उस आयशा सिंघानिया के नहीं हो सकते हो। मैं उसे मार डालूंगी, वह तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती तुम्हारे बच्चे की। वो हक सिर्फ मेरा है, मैं बन सकती हूँ, उसे मरना होगा,
उसे हमारे पीछे दूर होना। इतना क्या प्रिया अपने बालों को खींचने लगी। नहीं कबीर, सिर्फ मेरा है। इतना क्या प्रिया उस टाइम की ख्याल में चल गई जब कबीर आयशा का अस्पताल ले जा चेकअप कराने गया था, और वह आयशा को जब गायलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से बाहर ले आया था। तब प्रिया ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन गार्ड ने उसे पहले ही रोक दिया, जिसे देख प्रिया गुस्से से उन गार्ड को देख जहां आयशा का चेकअप हुआ था वहां चली जाती है। एपिसोड 139 प्रिया का पागलपन कबीर के लिए। उस टूटे हुए फोटो फ्रेम को प्रिया घूरते हुए जुनून के साथ देखी, जिसमें कबीर की फोटो थी। तभी प्रिया फ्लो पर कांच के टुकड़ों के बीच बैठ चीखते हुए बोली, कबीर सिर्फ मेरा है, तुम मुझे उसे कभी दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आयशा सिंघानिया कभी नहीं। इतना कि वह उस टूटे हुए फोटो फ्रेम से कांच के टुकड़े को अपने हाथों से हटाने लगी, जिसे उसके हाथों कट लग खून बहने लगा। फिर वह कबीर के फोटो को देख बोली, कबीर तुम सिर्फ मेरे हो, तुम उस बेच आयशा सिंघानिया के नहीं हो सकते हो। मैं उसे मार डालूंगी। वह तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती तुम्हारे बच्चे की। वो हक सिर्फ मेरा है, मैं बन सकती हूँ। उसे मरना होगा, उसे हमारे बीच से दूर होना। इतना क्या प्रिया अपने बालों को खींचने लगी। नहीं कबीर, सिर्फ मेरा है। इतना क्या प्रिया उस टाइम की ख्याल में चल गई जब कबीर आयशा का अस्पताल ले जा चेकअप कराने गया था, और वह आयशा को जब गायलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से बाहर ले आया था। तब प्रिया ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन गार्ड ने उसे पहले ही रोक दिया, जिसे देख प्रिया गुस्से से उन गार्ड को देख जहां आयशा का चेकअप हुआ था वहां चली जाती है। तभी उसे नर्स के बीच बात करने की आवाज आती है। तुमने देखा वह दोनों कितने क्यूट लग रहे थे, लेकिन लड़की थोड़ी छोटी लग रही थी। जिसे सुन दूसरी नर्स बोली, हाँ ये बात तो सही है। तुम्हें एक और बात पता है, वह लड़की इतनी सी उम्र में ही प्रेग्नेंट थी। जिसे सुन प्रिया के कदम वही रुक से जाते हैं। वह नर्स के पास गुस्से से जा उसे नर्स के कंधों से पकड़ झंझोड़ते हुए बोली, क्या बोला तुमने। जिसे सुन वह नर्स हैरानी से प्रिया को देख बोली, यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। तभी प्रिया अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने, वो लड़की प्रेग्नेंट है। जिसे सुन वो नर्स बोली, हाँ। जिसे सुन प्रिया गुस्से से उस नर्स के गालों पर तमाचा मारती है, झूठ है ये सच नहीं हो सकता। ये सोचते वक्त प्रिया कबीर के फोटो फ्रेम पर लेट चुकी थी, और वो उसके चेहरे को अपने खून से सनी हाथों से सहला बोली, कबीर तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुम्हें बचपन से चाहा है, तुम मेरा पागलपन जुनून सब कुछ हो। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है। महेश जी ने प्रिया के रूम की डुप्लीकेट चाबी से खोला था। जब प्रिया की मम्मी पापा दोनों रूम में आते हैं, अंदर का नजारा देख उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। रूम में पूरी सामान टूटी हुई पड़ी थी। वही प्रिया टूटे हुए फोटो फ्रेम पर लेटी कबीर के फोटो को पागलों की तरह से हिला रही थी। तभी प्रिया की माँ दौड़ते हुए प्रिया के पास आ उठाते हुए बोली, यह क्या कर रही हो बेटा, उठो। इतना क्या उसकी चोट लगे। हाथों को देखती हैं जिससे खून बह रहा था। जिसे देख वो घबराते हुए महेश जी को देख बोली, जल्दी डॉक्टर को बुलाए, इसका बहुत खून बह रहा है। जिसे सुन महेश जी तुरंत अपना चेहरा हमें हिला डॉक्टर को फोन करते हैं। तभी प्रिया अपनी माँ को देख गुस्से से उनके हाथ को झटक बोली, ये सब झूठा दिखावा करना बंद करिए। मैंने आपको जो कहा वो तो आप करती नहीं है, और मेरी जख्म पट्टी करने से मेरे जख्म नहीं भरने वाले। जिसे सुन नीलम जी ना समझी में अपनी बेटी को देखी, मॉम वो प्रेग्नेंट है, आपने तो कहा था कि कबीर सिर्फ मेरा है, तो फिर उसका कैसे हो सकता है। प्रिया अपनी माँ की दोनों हाथ को पकड़ रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मॉम मुझे कबीर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप समझ रही है, मुझे सिर्फ कबार चाहिए। वही नीलम जी ना समझी में प्रिया को देख बोली, तुम क्या कर रही हो बेटा, कबीर सिर्फ तुम्हारा बच्चा, हम तुम्हारी शादी उसी से करेंगे। जिसे सुन प्रिया गुस्से से अपनी माँ को धक्का दे बोली, झूठ, आप झूठे वादे कर रही है। उसे आयशा सिंघानिया चुड़ैल ने मेरे कबीर को मुझे चुरा लिया, वह उसके बच्चे की अब माँ बनने वाली है। इतना क्या प्रिया पागलों की तरह हंसने लगती है। वही महेश जी और नीलम जी प्रिया को हैरानी से देखने लगते हैं। कपूर एंटरप्राइज के कंपनी में कबीर का 32वां फ्लोर केबिन में कबीर इस वक्त अपने ब्लैक किंग लेदर के सोफे पर अपने सरदोरा के साथ बैठा हुआ था। वहीं दूसरे सोफे पर उसी के आमने सामने वंश अपने सख्त एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। तभी वंश अपनी कड़क का सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी सच्चाई मेरी बेटी के सामने कभी ना आए, वही अच्छा है। मैं शादी के लिए मना तो गया, लेकिन कभी भी तोड़ सकता हूँ।
अगर तुम, तभी कबीर बिना किसी इमोशन के वंश को देख बोला, अगर प्रिंसेस को ये पता चले कि उसके आशु से पहले उसके डेडा ही उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसे सुन वंश अपने हाथों की मुट्ठी कस घूरते हुए कबीर को देखा। तुम लड़के अपने होने वाले ससुर को इस तरह धमकी दोगे, तुम में डर नहीं है? जिसे सुन कबीर वंश को इग्नोर कर विन का सिप ले लेते। कबीर की नजरें इस वक्त उसे बड़े से कांच विंडो पर थी, जहां से दिल्ली की पूरी खूबसूरती दिखती थी। तभी वंश कबीर को देख अपने इस सरदोरा के साटिक बोला, मैं कभी नहीं चाहता मेरी बेटी को कभी भी तुम्हारी सच्चाई पता न चले। 140 कबीर का जुनून। तभी कबीर बिना किसी इमोशन के वंश को देख बोला, अगर प्रिंसेस को ये पता चले कि उसके आशु से पहले उसके डेडा ही उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसे सुन वंश अपने हाथों की मुट्ठी कस घूरते हुए कबीर को देखा। तुम लड़के अपने होने वाले ससुर को इस तरह धमकी दोगे, तुम में डर नहीं है? जिसे सुन कबीर वंश को इग्नोर कर विन का सिप लेता है। कबीर की नजरें इस वक्त उसे बड़े से कांच विंडो पर थी, जहां से दिल्ली की पूरी खूबसूरती दिखती थी, साथ ही वहां की भाग दौड़। तभी वंश कबीर को देख अपने सरदोरा के साथ बोला, मैं कभी नहीं चाहता मेरी बेटी को कभी भी तुम्हारी सच्चाई पता न चले, वरना वो सच जाना तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहेगी, वह खुद तुम्हें छोड़ देगी। जिसे सुन कबीर के हाथों की पकड़ वाइन के गिलास पर कस जाती है, जिससे एक आवाज के साथ वाइन की गिलास फ्लो पर गिर टूट जाती है। लेकिन कबीर के इमोशनलेस चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वही उसके हाथों से खून टपक फ्लो पर गिर रहा था। वही वंश भी उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा था। तभी वंश उस फ्लो पर टूटे हुए कांच के टुकड़े को देख बोला, वो बिल्कुल इस कांच गिला के टुकड़ों की तरह वह टूट जाएगी। जिसे सुन कबीर उस कांच के टूटे हुए टुकड़ों को देख सर्द आवाज में बोला, प्रिंसेस सिर्फ मेरी है और उसे सच कभी नहीं पता चलेगा, जैसे उसे इतने सालों से कुछ पता नहीं चला। कबीर की आंखों में एक जुनून देख वंश उसे ठोकते हुए बोला, इतना भी कॉन्फिडेंस होना सही नहीं। वह आर्यन खुराना तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। जिसे सुन कबीर कुछ पल तो वैसे ही शांत रहता है, फिर एक डरावनी हंसी हंस बोल, वह हमारे बीच में आएगा तो वह जानता है उसका हर्ष क्या होगा, सिर्फ मौत। इतना क्या, वो अपनी ठंडी नजरों से वंश को देख बोला, वैसे ससुर जी आप तो उसे आर्यन खुराना की तरफ थे, मुझे बर्बाद करने के लिए तो फिर। जिसे सुन वंश घूरते हुए कबीर को देख बोला, अगर मेरी बेटी मजबूरी नहीं होती तो तुम्हें कब का बर्बाद कर देता। इतना क्या, वंश कबीर के केबिन से चला जाता है। सिंघानिया विला। वही आयशा इस वक्त सर्वेंट क्वार्टर की बाहर थी। वह घर के बाहर से खड़ी हो सोना को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। जिसे देख आयशा इरिटेट हो घर के अंदर चली जाती है। आयशा हॉल से हो सोना के रूम में जाने को थी, तभी सोनम जी दिखाई देती है जो किचन में काम कर रही थी। सोनम जी को देख मुस्कुरा बोली, आंटी सोना रूम में है। जिसे सोनम जी आयशा को देख ऊपरी तौर पर मुस्कुरा, हाँ बेटा वह अपने रूम में ही है। जब आयशा सोने के रूम का दरवाजा खोल रूम के अंदर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज सुन के रूप में साड़ी पहन बंदे और रूम की लाइट ऑफ थी। जिसे देख वह कंफ्यूज हो जाती है कि सोना रूम में है कि नहीं। वो आवाज दे बोली, सोना तू रूम में है कि नहीं। लेकिन आयशा को कोई आवाज नहीं आता। तभी ऐसा बोल के करीब जा लाइट की स्विच ढूंढ लाइट ऑन करती और सामने देखती तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि सोना बेड पर सिकुड़ तकिए में अपना चेहरा छुपाए सो रही थी। जिसे देख आयशा गुस्सा करते हुए बैग के पास जा सोना के चेहरे पर से पिलो को हटा इरिटेट हो बोली, तू यहाँ आराम से सो रही है और मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ, और यहाँ तक छवि ने भी तुझे कॉल किया है। तू 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं जा रही है, मुझे ये बात छवि ने बताई। इतना कि वह सोना के चेहरे को घूर के देखी, लेकिन तभी आयशा की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सोना का चेहरा उसके आंसू के निशान चेहरे पर छपे हुए थे और साथ ही उसकी आंखें लाल थी। जिसे देख आयशा घबराते हुए बेड पर बैठ सोना का चेहरा छू बोली, क्या हुआ सोना, तू इतना रो क्यों रही है। वही सोना आयशा को देख उसके गोद में अपना चेहरा रख रोने लगती है। आयशा माँ को सब पता चल गया, हमें साथ में देख लिया। इतना कह सोना रोने लगती है। वही आयशा को समझ नहीं आता, वो सोना के बाल सहला रही थी। कुछ देर बाद सोना शांत हो चुकी थी। तभी आयशा बोली, तू मुझे बताएगी तेरे साथ क्या हुआ है। जिसे सुन सोना अपना चेहरा उठा। आयशा को देख कुछ बोलने को थी,
तभी उसकी नज़र दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी माँ पर चली जाती है, जिसे देख वो चुप हो जाती है और वो बात बदल बोली, कुछ नहीं बस ऐसी। सोना को ऐसे बात बदलता देख आयशा उसे घूरी। तभी आयशा की नज़र भी दरवाजे के बाहर खड़ी सोनम जी पर चल जाती है, जिसे समझा आयशा बात को पलट बोली, अरे तेरी बातें छोड़, मैं जिस काम के लिए आई थी वह तुझे तो बताना भूल गई। चल आज उसी खुशी हम शॉपिंग पर चलते हैं। जिसे सुन सोना ना समझी में आयशा को देख घुरी, क्योंकि वो इस वक्त दुखी थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड को शॉपिंग करना था, जबकि बेस्ट फ्रेंड तो एक दूसरे की चड्डी बड़ी होते हैं। जब वह रो तो उसे भी रोना चाहिए, जब वहाँ हंसे तो उसे भी हंसना चाहिए। सोना को ऐसे घूर के देखता देख आयशा को समझते हुए देर नहीं लगी। वो भी उसे घूर के देख आंखों से कुछ इशारा कर उसके हाथों को दबा देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन खुराना कॉर्पोरेशन में 28 फ्लोर आर्यन का केबिन में आर्यन फोन को घूर रहा था, क्योंकि वंश की कॉल को पिक नहीं कर रहा था। तभी आर्यन को अपने टेबल पर रखी उस इनविटेशन कार्ड को घूरता है, जो आज रात कबीर के घर में होने वाली पार्टी की थी। तभी आर्यन के मोबाइल में वंश की तरफ से फोन आता है, जिस आर्यन कुछ पर स्क्रीन को घूरने लगता है। वह लेंदी वे में फोन को पिक कर बोला, मुझे तो लगा आप उस कबीर से बदला लेने के बारे में भूल चुके हैं। जिस सुन वंश शांत भाव में बोला, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं कबीर से बदला लेना चाहता हूँ, बस मैं चाहता था कि मेरी बेटी उससे दूर है। जिसे सुन आर्यन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह अपने हाथों की मुट्ठी कस बोला, लगता है मुझे कुछ सुनने में गलती होगी। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दिया था, जिससे मुझे याद है कि मैं अब ये सब आगे नहीं चाहता, तो तुम ये सब रोक दो। जिसे सुन आर्यन की आईब्रो सिकोड़ जाती है। वह सीरियस टोन में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं वंश सिंघानिया। आर्यन की मुंह खुद के लिए नाम सुन वंश अपने दांत बीच बोला, वंश सिंघानिया को खुद की उम्र से छोटे के मुंह से नाम सुनना पसंद नहीं, ये बात तुम याद रखना। आर्यन नॉर्मल टोन भी बोला, लगता है आप मुझसे गुस्सा हो गए, सॉरी अंकल। जिसे सुन वंश शांत हो रूखे स्वर में ही बोला, मैं नहीं चाहता तुम वह सब करो जो हमने पहले सोचा था। मैं तुम्हारा इस समय अब कोई साथ नहीं देने वाला और तुम कभी भी कबीर को नहीं हर पाओगे। तुम्हारी कोशिश से भी बेकार है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कि वंश कुछ देर रुक आर्यन को फिर से बोल, तो मेरी बातें अच्छी सी समझ है। वही वंश की ऐसी बातें सुन और उनके हाथों की मुट्ठी कट जाती है। तभी वंश फोन कट कर देता है। वही आर्यन के आगे इस वक्त लाल थी और उसके हाथों की मुट्ठी कैसी विधि, जिस वजह से उसके हाथों की नसें दिख रही थी। गुस्से से अपने फोन को वॉलपेपर भेज देता है, जिससे फोन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी आर्यन अपनी सर्द आवाज में बोला, तुमने क्या सोचा वंश सिंघानिया, तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इस कबीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। तो तुम गलत हो, तुम सब मुझे उस कम समझने की गलती कर रहे हो। मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उसके पहले उसकी कमजोरी को अपना मोहरा बनाना पड़ेगा। इतना कि उसके सामने आयशा का खिला हुआ मुस्कुराता चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर उसको पता नहीं अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी उसके दिमाग में कुछ खतरनाक आता है, जिसे सोच वह अजीब तरीके मुस्कुरा तुरंत अपने सामने रखे टेलीफोन को उठा, किसी को कॉल कर अपनी सर्द आवाज में बोला, उसकी लोकेशन मुझे अभी बताओ। इतना फोन रख, अपनी चेयर से उठ। आप लोग कबीर को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए, वह अभी आयशा के साथ सॉफ्ट है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कबीर साइको कबीर नहीं रहा। अभी आपने उसका रियल रूप देखा ही नहीं है। वंश क्यों डरता है कबीर के सच से, कुछ तो होगा। थैंक यू वॉचिंग माई स्टोरी। और फ्रेंड्स 100 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स कंप्लीट कर दो।